हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी का पहला ही जो टॉपिक दे के रखा है, नेशनल इनकम से। राइट, तो हम पेपर 5 का बात करते हैं। एक सेकंड, हाँ, पेपर 5, इंडियन इकोनॉमी। राइट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रुप ए वाला सेक्शन है सिलेबस में, ग्रुप ए, टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इस टॉपिक से पिछला जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। राइट, नेशनल इनकम काउंटिंग कैसे कैसे करते हैं। ऑल राइट, तो आज हम इस टॉपिक का आगाज करेंगे। हमको इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। राइट, नेशनल इनकम क्या होता है, इसका कैलकुलेशन मेथड, राइट, किस टाइप से हम कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज जिसको इकोनॉमी कुछ भी नहीं आता है, राइट, उसको भी इकोनॉमी समझ में आ जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। जिसको इंडियन इकोनॉमी कुछ भी नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, आज काफ़ी बेसिक लेक्चर होगा। अगर इस टॉपिक से नेशनल इनकम से रिलेटेड बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपका बेस बन जाएगा और आप कुछ ना कुछ अवश्य लिख के आ जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जितना भी मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जितना भी चीज़ अभी मैं इस लेक्चर में बताऊंगा, सेम कंटेंट जिसमें मैं अभी लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। एक में जो पब्लिक ग्रुप है जिसमें से सब कोई अपना व्यू शेयर करते हैं, सब कोई अपना मैसेज डाल सकते हैं। और दूसरा एक चैनल है, ठीक है, जिसमें से मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स वगैरह डालते रहता हूँ। ठीक है, इसमें भी डालता हूँ, इसमें डालता हूँ, बट ये है कि सबके लिए ओपन ग्रुप है और ये वाला क्लोज्ड ग्रुप है। होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, गाइस, वीडियो अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियो को लाइक आता है, ठीक है, और कमेंट आता है, तो उसी से मुझे पता चलता है कि मुझे आगे वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। क्योंकि लाइक का मतलब क्या होता है कि पता चलता है कि स्टूडेंट को और वीडियो की ज़रूरत है, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और लाइक कमेंट नहीं आता है तो समझ में आता है कि हमको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए अब हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम अगर इकोनॉमी को एकदम बेसिक से अगर डिफाइन करने की कोशिश करें कि ये इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। और जेपीएससी का सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, जो मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, दो चीजें होता है दोस्तों इकोनॉमी में। एक तो जानने से पहले एक चीज जान लो, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। आप सिंपल लेमन टर्म में सोचो कि इकोनॉमी का मतलब मार्केट। ठीक है, अभी समझो, मैं जब डेफिनेशन लिखाऊंगा, एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, बट अभी सिर्फ समझो मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, किसी भी मार्केट में किसी चीज का बाई और सेल, ठीक है, कोई भी वस्तु का बाई और सेल ही होता है। और जो जिस वस्तु का बाई और सेल कोई करता है, ठीक है, उसको कहीं से ना कहीं से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मीन्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही साइकिल ही हमारा इकोनॉमी है। ठीक है, इसी साइकिल को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि जो हम प्रोड्यूस करेंगे, बाय सेल होगा मार्केट में, राइट, तो इसका मतलब हुआ क्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान के चलो, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना मार्केट का, ठीक है, सबसे बड़ा मार्केट का प्रॉब्लम है कि हम ये तीन चीजें जो है ना बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तीन चीज हम बता नहीं पाते, इन द सेंस बता नहीं पाते मतलब, वन जो है ना,
कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, जो ये प्रोड्यूस की बात किया मैं, राइट, तो ये इतना इजी चीज नहीं है जितना चीज मैंने बता दिया, DUCE, ठीक है, कि मार्केट में बाय होगा, सेल होगा, एंड उस जो जिस मतलब जिस वस्तु का, जिस गुड, और यू कैन से सर्विस, ठीक है, सर्विस कोई बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन होना, बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट गुड्स, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, ठीक है, कैसे किया जा सकता है प्रोड्यूस, एंड थर्ड जो आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम, HOOM, राइट, होम टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सेलर एक सेकेंड यार, हाँ, बायर बैठा हुआ है या सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्शन करना है। तो हम किसके लिए क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें, और सॉरी मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, और ये होम मतलब किसके लिए, राइट। इतना समझ में आ गया, यही हमारा 3 मेजर चीज है इकोनॉमी को समझने के लिए। नाउ यहीं से मैं आपको कुछ बताता हूँ, ये जो प्रोड्यूस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एक पॉइंट ये हो गया। नाउ हम किसी चीज का प्रोडक्शन तो कर दिए, फिर उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वितरण। प्रोडक्शन करके तो फैक्ट्री में हम रखे नहीं रहेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट, जिसको हमको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, ठीक है, किसका, किसी गुड का, गुड्स और सर्विस, यही 3 चीज होता है ना, कि कैसे हम उसको प्रोडक्ट करें, है ना। तो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, किस लिए, है ना, हमारे जो, देखो इकोनॉमी में क्या होता है ना, 2 चीज होता है, एक होता है डिमांड, दूसरा क्या होता है, सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड किस चीज पे फैक्टर करता है, 2 चीज पे फैक्टर करता है। एक फैक्टर ये है कि आपका नीड क्या है, नीड मतलब बेसिक नीड्स, और एक होता है वांट्स, चाहत, जरूरत, ये होता है जरूरत, ये होता है चाहत, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम में, जो सिस्टम में प्रोडक्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका कंजम्पशन होगा, और हमारा नीड, ये जो नीड है और ये वांट्स का, इसका जो फुलफिलमेंट होगा, ठीक है, फुलफिलमेंट, ठीक है, फुलफिलमेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ठीक है, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, राइट। इतना चीजें समझ में आ गया। और इकोनॉमी का दूसरा काम क्या होता है, जो हमारा रिसोर्सेस होता है, ठीक है, रिसोर्सेस। अब ये आप बताओ कि रिसोर्सेस किसको बोलते हैं। रिसोर्स मतलब क्या हो गया आपका, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी बताऊंगा मैं, है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर होता है, राइट। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये इसमें रिसोर्स के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और इकोनॉमी का मतलब मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन तो बता दिया, राइट। इकोनॉमी, अब यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ जाएगा, जैसे कि लैंड है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट लेबर है, ठीक है, लेबर, थर्ड में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड चौथा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो मैंने क्या बताया, कोई सा भी रिसोर्स है ना, अब इसका जो मैनेजमेंट है, ये सारे चीज का मैनेजमेंट ही आपका इकोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोनॉमी। आप मैनेजमेंट कैसे करेगा, मान के चलिए कोई फैक्ट्री है यहाँ, ठीक है, और ये कोई हाउस होल्ड है, ये मान के चलिए आपका कोई फर्म है, FIRM, और ये कोई हाउस होल्ड है, ठीक है।
अभी मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उस टॉपिक में डिटेल से जाऊंगा। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो मैं अभी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। इतना मान के चलो, कोई भी फर्म है, कोई कंपनी है, तो कंपनी किसी तो जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होगी वहाँ पे लैंड की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे काम करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे पूंजी की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे इंटरप्रेन्योर जो मतलब रिस्क ले सकता है। रिस्क लेना मतलब कंपनी का जैसा ओनर हो गया, ठीक है। कोई फर्म लगाएगा तो मान लीजिए कोई सा भी प्रोडक्शन आपने यहाँ पे कर दिया, राइट। जैसे कि यहाँ पे बताया था आपका, ये जो मार्केट है, आप सबसे प्रॉब्लम क्या था, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस अगर कर दिया, ठीक है, मान के चलो व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ से आपका ये वाला इशू खत्म हो गया। फर्म में आपने प्रोडक्शन कर दिया। अगर होम टू प्रोड्यूस, अगर आपको मार्केट में डिमांड ही नहीं है, राइट। होम टू प्रोड्यूस मतलब क्या, जिसके लिए कर रहे हो वो डिमांड जनरेट करेगा मार्केट से, राइट। तो होम टू प्रोड्यूस अगर नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे। तो उस चीज का एक प्रॉपर मैनेजमेंट, रिसोर्स का मैनेजमेंट ही आपका इकोनॉमी कहलाता है, राइट। समझ में आ गया। और ये जो है ना इंटरप्रेट, जब लेबर बताऊंगा अभी, लेबर जो जाता है तो उसको क्या मिलता है, वो उसके बदले में वो सर्कुलर फ्लो में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, उससे पहले आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमी आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं वीडियो का एंड में बताऊंगा, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमी एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नॉट इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मतलब इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी। क्या क्या जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसी पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन चीज होता है दोस्तों। पहला, एक होता है प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया ना, प्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखो यहाँ से, पहला प्रोडक्शन, आपका सेकंड पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन, 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 और तीसरा पॉइंट में क्या लिखोगे आप, कंजम्पशन। यही तीन चीज बताया आपको इकोनॉमी में, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन किसको कहते हैं, कोई इस चीज को प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब कैसे होगा, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, जैसे अभी बताया ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, इसी को जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये लिखा है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट, क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व है किसी चीज को, चीज मतलब गुड्स, इकोनॉमी के टर्म में गुड्स एंड सर्विसेज। कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्टर्स की आवश्यकता है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ये चीज हो गया। सेकेंड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एलोकेशन, आप बोलो इसको, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। किसके बीच में एलोकेशन, एमंग 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 जो अपना कोई हाउस होल्ड होगा, या तो इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे है, या तो कोई हाउस होल्ड है, ठीक है। और यहाँ तक आपका गवर्नमेंट भी आ जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और तीसरा में कंजम्पशन में मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का क्रिएशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का एलोकेशन हो गया। अब कंजम्पशन करेंगे गुड्स का मतलब इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, मतलब यूटिलाइजेशन करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ये जो गुड्स है और सर्विस है उसका यूटिलाइजेशन बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के द्वारा। क्यों,
क्योंकि हाउस होल्ड के द्वारा ही हमारा डिमांड जनरेट होती है, राइट। तो डिमांड में क्या होता है, हमारा नीड्स क्या जरूरत है एंड वांट्स क्या चाहत, नीड्स एंड वांट्स हमको चाहिए। तो होप आपको यहाँ से बेसिक चीजें है ना समझ में आ रही है इकोनॉमिक्स का। उसके बाद अगर हमें बताओ तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आप गैस कीजिए क्या क्या हो सकता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी तो शायद पढ़ ही लिया होगा, राइट, पीटी तो जब दिया होगा तो उस समय पे। तो ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को भी तीन पार्ट में मतलब डिवाइड किया जाता है। एक में आपका आ जाता है मार्केट इकोनॉमी, एक सेकेंड, क्यों नहीं लिखा रहा यार सही से, मार्केट इकोनॉमी। दूसरा आपका हो जाता है कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। और तीसरा आपका हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या हो जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से मार्केट इकोनॉमी और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी। अरे यार पेन क्यों 2 दिन से धोखा दे रहा है यार। नॉन मार्केट इकोनॉमी में भी बोल सकते हो। तो मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होगा ना, जो कंट्रोल है, कंट्रोल, ठीक है, वो बेसिकली मार्केट जो इकोनॉमी है वो जनरली ये प्राइवेट प्लेयर के बीच में रहता है। क्या है, प्राइवेट के अंतर्गत रहता है, ठीक है। कंट्रोल जो है ना प्राइवेट ओनर के पास रहता है, आप ये बोल लो ओनर के पास रहता है मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का जो रोल है एक लिमिट तक रहता है, एक लिमिट तक रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। गवर्नमेंट का रोल एक लिमिट तक रहता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल किसका, ठीक है, जितना भी आपका रिसोर्सेज है ना, इकोनॉमिक का रिसोर्स जो बताया उसका कंट्रोल। इस तरह से आप बोल सकते हैं इकोनॉमी का ही कंट्रोल जो है मोस्टली प्राइवेट के पास रहता है। क्लियर हो गया। और सेकंड में अगर बात करें कमांड में, कमांड जो है ना ये आपका एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है। क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है एक लिमिट है, तो उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, इंटरफेयर गवर्नमेंट का ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। और इसको क्या बोलते हैं, कमांड को। इसको हम लोग कमांड इकोनॉमी को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एज ए सेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, जितना भी डिसीजन होगा, ठीक है, लेगा वो कौन लेगा, डिसीजन इज टेकन केयर बाय गवर्नमेंट, एंड जो ओनरशिप रहेगा, ठीक है, ओनरशिप का जो कंट्रोल रहेगा, ओनरशिप का कंट्रोल वो भी किसके पास में रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। और मिक्स में क्या होगा, है ना, ये मान के चलो एक है, ये दो है, ये तीन है। मिक्स में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1+2, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन मतलब ओनरशिप जो है ना, ओनरशिप जो है, ठीक है, इसमें प्राइवेट के पास भी रहेगा प्लस गवर्नमेंट के पास भी रहेगा। किसके लिए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा अभी करंट मॉडर्न जितना भी इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी है ना, मोस्ट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इकोनॉमी है, ठीक है, तो इसी में फॉल करता है, मिक्स्ड में, राइट, मिक्स्ड में। एग्जाम्पल भी अगर देखना है तो देख लो। मार्केट इकोनॉमी में मतलब पूरा का पूरा जो डिसेंट्रलाइजेशन है मार्केट का कर दिया है, वो मोस्टली यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा है, और आपका यूके है,
यूनाइटेड किंगडम। और कमांड की अगर बात करें तो आपको पता ही है, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया। और इसमें क्या जाता है, जितने भी हमारे मोस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है ना, फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया इसी में आता है, नेक्स्ट में आता है, ठीक है। जितना भी यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है, इसी में आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ से एक टर्म आता है, वो मैं बताऊंगा डिटेल्स में, अभी नहीं, चलो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैक्रो और माइक्रो। तो माइक्रो जो होता है ना, एक इंडिविजुअल, जैसे घर का आपका कितना आमदनी हो गया, राइट, घर का आमदनी कितना हो गया, घर का खर्चा क्या हो गया, वो सबको हम माइक्रो बोलते हैं। मैक्रो में हम एज ए कंट्री एज ए होल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कंट्री एज ए होल, एज ए होल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीडीपी, जीएनपी, इसका कैलकुलेशन कहाँ पे हमारा जाता है, मैक्रो लेवल पे, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आसान आसान से, आराम आराम से आपको समझा रहे हैं। अब कुछ टर्म निकल के आता है। फादर, आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने लिखा क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। किसको, एडम स्मिथ। और इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। किसको, फादर ऑफ कैपिटलिज्म, किसको, एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, मैक्रो को मैंने बता दिया, इसको हम लोग बोलते हैं जॉन, किसको बोलते हैं, जॉन माइनार्ड, जॉन माइनार्ड केन, जॉन माइनार्ड केन, ये इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक आंसर राइटिंग लिखोगे तो ये इकोनॉमिक टर्म में कहीं ना कहीं यूज हो ही जाएगा, दोनों का नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना मस्ट है। आंसर में कहीं ना कहीं दोनों एक पॉइंट यूज हो जाएगा आपका, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ एंड फादर ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्रो इकोनॉमिक्स फादर कौन है, जॉन माइनार्ड केन्स, राइट। क्लियर हो गया। यहाँ तक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बता दिया, मार्केट, कमांड एंड मिक्स्ड, कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल है लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का ही टोटली है, और यहाँ पे दोनों का रोल आ जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक तो हमने देख लिया, डिफाइन कर लिया। इकोनॉमी में एक्टिविटी कैसी होती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या चीज है, ये कौन सा चिड़िया का नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक जब कोई सा भी एक्टिविटी, जहां से भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जहां से भी हमारा कुछ इनकम हो रहा हो, ठीक है, कुछ इनकम हो रहा होगा, कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या लिखेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लिखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे थर्ड है, थर्ड में क्या लिखूंगा, सर्विसेज, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम लोग, ये बताओ, सिंपल सा चीज है। एग्रीकल्चर में हम बेसिक चीज करते हैं, बेसिक में क्या वो करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन करते हैं, सिंपल सा बात है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो व्हीट, राइस, ठीक है, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। और अगर हम सेक्टर वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी 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 सेक्टर। इसमें क्या करते हैं, करते क्या है इसमें, इसमें क्या करते हैं ना, जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बोले तो जैसे मान के चलिए आपको फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर के लिए आपका
मटेरियल क्या हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया। उसके साथ क्या चाहिए, उसके साथ आपका जितना भी अ, अगर फर्नीचर में आप लोग को ग्लास लगाना है तो ग्लास भी, उसके फर्नीचर के केस में ग्लास भी क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, है ना। लकड़ी मतलब वुड। और आप कुछ पेंट उंट करते हो तो क्या हो गया, ये सब फॉर फर्नीचर इज रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का यूज करके, रॉ मटेरियल का यूज करके, है ना, तो किसके द्वारा, बाय मशीन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बाय मशीन, ठीक है, बाय मशीन। तो इसका अगर डेफिनेशन में बोलना चाहूँ तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग मशीनरी, लेबर एंड रॉ मटेरियल्स, राइट। एग्जाम्पल और भी ले लो, मान के चलो ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होता है, कार होता है, राइट, कार होता है, ट्रक होता है, बाइक होता है, करेक्ट। तो ये आपका कार तो बिना मशीन के बनेगा नहीं, यहाँ तक कि फर्नीचर भी तो बिना मशीन के बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ मशीन का यूज होगा ही होगा, ट्रक का भी। और रॉ मटेरियल में यहाँ पे बहुत सारे स्टील यूज होगा, आयरन यूज होगा, लोहा यूज होगा, राइट। सब आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड की बात करें, सर्विस सेक्टर, और सेकेंडरी इसको बोला, प्राइमरी सेकेंडरी इसको हम लोग टर्सरी बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र। ये इसमें मोस्टली जो है ना, आपका जो सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल आपने कहीं से एजुकेशन लिया, ठीक है, एजुकेशन जो लेते हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं करता है क्या, तो आपको क्या देता है, शिक्षा देता है, ठीक है, क्या दे रहा है वो, तो वो सर्विस हो गया। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग कोई आपको कुछ प्रोडक्ट बनाता है क्या, नहीं बनाता है, क्या देता है आपको, सर्विस देता है, सर्विस हो गया, ठीक है। हेल्थ सेक्टर क्या हो गया, हेल्थ सेक्टर कोई मैन्युफैक्चर करता है क्या, नहीं करता है, क्या दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। आईटी सेक्टर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या है, सर्विस सेक्टर। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, नहीं ठीक है, लग रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट में हम अब कुछ इंडिकेटर इंडिकेटर देखेंगे, इकोनॉमिक का इंडिकेटर, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर। देखिए मेंस में ये सब आपको बहुत काम आएगा, जब आपको कुछ दिमाग चलेगा नहीं ना, तो यही सब आपको वहाँ पे बचाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी से तो समझ में आ गया कि हमें क्या एक्टिविटी करना है। सिमिलरली इंडिकेटर से क्या मतलब है कि इकोनॉमिक का जो गतिविधियां हैं उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो पहला है जीडीपी, ठीक है, जीडीपी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, तो सिर्फ मैं अभी बता दे रहा हूँ जीडीपी होता क्या है, ठीक है। मान के चलिए, है ना, कोई कंट्री है इंडिया, इंडिया का मैप ऐसा है, तो विद इन बाउंड्री, विद इन कंट्रीज बॉर्डर, ठीक है, ये विद इन ए पर्टिकुलर ईयर, स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड, जनरली हम लोग 1 ईयर कर लेते हैं, ठीक है, 1 ईयर, ये कुछ भी सकता है। तो एक साल के अंदर इंडिया के बाउंड्री में, ये टर्म यूज रखना, ये इंडिया के बाउंड्री मतलब इन टेरिटरी जितना भी मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल मॉनिटरी वैल्यू, मॉनिटरी मतलब, एक सेकंड पेन भी दबा दे, टोटल मॉनिटरी वैल्यू किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल गुड्स, है ना, टोटल कब होगा, जब सारा को जोड़ दोगे, ठीक है, विद इन ए कंट्रीज बाउंड्री प्रोड्यूस इन स्पेसिफिक इन 1 ईयर, तो इसको जीडीपी बोलते हैं, है ना, आगे डिफाइन करेंगे। दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप यहाँ से इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब क्या होगा, जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है तो मतलब इकोनॉमी अच्छा नहीं है, रिसेशन की तरह जा रहा है, राइट। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट भी एक आपका इंडिकेटर है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, एक आपका इंडिकेटर है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हो, जो आप मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसको बोल लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो परसेंटेज ऑफ
लेबर फोर्स, दो चीज होता है ना। आप एक एक काम करना, आप मेरे को एक चीज बताना, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल्स है या इक्वल्स नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना जरा क्या है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम, या तो दोनों सेम है आपके हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेबर फोर्स यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखें, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब, दे आर लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है, लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है। परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इज ऑल अनएम्प्लॉयमेंट एंड लुकिंग फॉर जॉब, मतलब रेशियो कैसे निकालते किसी चीज का यार, है ना। किसी को बटे में लिखते हो तो यहाँ पे लिख दिया क्या, अनएम्प्लॉयमेंट लिख दिया, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और कितने लोग एक्टिवली जॉब के लिए चाह रहे हैं, ठीक है, दे वांट जॉब, वांट जॉब, इसका रेशियो ही कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। तीसरा है इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए कोई वस्तु, कल ये कोई पेन है, ठीक है, पेन का कीमत आज के डेट में फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, कल को ये पेन अगर 15 रुपया हो जाता है, ये बढ़ गया किसमें, कल मतलब एक इसको बोलते हैं ओवर टाइम, ठीक है, ओवर सम पीरियड, ओवर द टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे से लेके जो डिफरेंस आएगा उस टाइम के बीच में 10 से 15 जिस पीरियड में हुआ, राइट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी, यहाँ पे उसे जाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ यहीं पे, हाँ यहाँ पे बताना चाहता मेरे को एक चीज, यहाँ पे, हाँ ये बताया ना, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, ये इसका पार्ट नहीं है किसी का नाम, मार्केट इकोनॉमी, हाँ मार्केट का आप बोल सकते हो, मार्केट इज सुइटेबल है, यूएस ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो यूएस का जो मार्केट है, मीन्स यूएस का इकोनॉमी, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इस इकोनॉमी में, अरे पेज तो लेना ही पड़ेगा, चलो ठीक है, चलो यहीं पर देता हूँ, एग्जाम्पल में जाने से पहले वो चीज मैं नोट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में हम दूसरा कर सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, ओके। यूएस का जो इकोनॉमी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ये यूएस जो है ना, ये बहुत स्ट्रेटजिक गेम खेलता है, ठीक है, ग्लोबल स्ट्रेटजी को देखते हुए, ग्लोबल, क्या होता है, जब चाइना वाला केस याद है, जब हमारा यूएसएसआर था, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, आज के डेट में रशिया जिसको बोलते हैं, आज चाइना जो बढ़ा हुआ है ना इतना इकोनॉमी के केस में, इतना ग्रोथ उसको क्यों हो रहा है ना, इसको सपोर्ट मिला यूएस से, और यूएस ने क्यों सपोर्ट किया, उस समय का यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, ठीक है। यूएस तो अपने आप में एक ग्लोबल पावर ही है, राइट, अपने आप में एक क्या है, ग्लोबल पावर है सब में, एंड ग्लोबल इकोनॉमी भी है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी। तो क्या क्या यहाँ पे यूएस ने चाइना में पूरा अपना इन्वेस्टमेंट डाला, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हब बना दिया चाइना को, मैन्युफैक्चरर हब बना दिया, जिसके कारण चाइना का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। चलिए अभी टॉपिक से बाहर है, तो अभी इतना मान के चलो कि यूएस का जो है ग्लोबल इकोनॉमी है एंड मोस्ट डाइवर्स इकोनॉमी, डाइवर्स इकोनॉमी का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं करता है, ठीक है। चाइना का इकोनॉमी क्या है, चाइना का इकोनॉमी डाइवर्स नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर में ही आगे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर।
तो चाइना का इकोनॉमी टोटली मैन्युफैक्चर, मतलब इसका सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, वो ज़्यादा उसके वहाँ पे सही है। वहाँ पे आईटी सेक्टर ज़्यादा बूम नहीं कर रहा है, मतलब बूम में नहीं है। बट जो यूएस का है ना, वो डाइवर्स इकोनॉमी है। इसमें डाइवर्स का मतलब किसमें किसमें है? वो एग्रीकल्चर में भी सरप्लस है, एग्रीकल्चर में है, डिफेंस में है, ठीक है, आईटी सर्विसेज में है, देन आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में है, देन आपका उसका फाइनेंस में है, अब यू नेम इट। टेक्नोलॉजी में तो कहना ही नहीं है, ठीक है, आर एन डी में है, सब में आ गया ये। देन आपका इनोवेशन, आर एन डी में तो ठीक है, इनोवेशन में तो इसी में आ जाएगा, राइट, इनोवेशन में आ गया। प्लस इनोवेशन कौन करता है? वहाँ का जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो लोग करता है। तो यूएस का जो इकोनॉमी है वो दमदार इकोनॉमी है, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ चीजें, ओपन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, राइट, टाइप ऑफ इकोनॉमी हमारा था, राइट। एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमी या तो टाइप ऑफ इकोनॉमी बोल लो, जो भी है, टाइप ऑफ इकोनॉमी। एक है ओपन इकोनॉमी, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया यार मैं, हाँ ठीक है। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी, और समझने की कोशिश करना। ओपन मतलब क्या होता है और क्लोज्ड मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब मान के चलिए कोई कंट्री है जिसका बॉर्डर ये है, ठीक है, हर कंट्री का अपना एक बॉर्डर होगा, ठीक। तो क्लोज्ड के केस में क्या होगा ना, ये पहले इसको समझो। ओपन से, ओपन में क्या होगा ना, इसका जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वो इंडिपेंडेंटली करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वो इंडिपेंडेंटली करेगा, इंडिपेंडेंटली करेगा, ठीक है। वो जो आपका क्या बोलते हैं उस टर्म को, इंटरनेशनल ट्रेड से एंगेज नहीं होगा ये, ठीक है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उससे वो इंगेज्ड नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, जितना भी मतलब आप बोल सकते हो जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस है ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो इंटरनेशनली नहीं करेगा, ठीक है, इंटरनेशनली नहीं करेगा, क्लियर। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो जब इंटरनेशनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा ये, ना इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उसको मान के चलो, इंपोर्ट कब करते हो, जब तुमको जरूरत होता है। इसका मतलब क्या है, इसको जरूरत नहीं है, ये सेल्फ रिलायबल है, ठीक है, सेल्फ रिलायबल है या तो सेल्फ सफिशियंट है, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट होता है ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जैसे हमारा यूएस के साथ अगर बोलते हैं ना कि यूएस हमारा जो एक्सचेंज रेट है, रुपी का वैल्यू कम हो रहा है डॉलर के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि हमारा ओपन इकोनॉमी है। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, जो आपका एक्सचेंज रेट है यहाँ पे फिक्स होगा, क्योंकि जब आपको इंटरनेशनल से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड से नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विस का फ्लो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो रहा है, ना इंपोर्ट हो रहा है ना एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट। तो आपका एक्सचेंज जस्ट का तस ही रहेगा, और आपका जो इंटीग्रेशन है ना, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, जैसे बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ट्रेड ही नहीं होगा, राइट। तो आप यहाँ से सही से इंटीग्रेट आपका कंट्री नहीं होगा। तो इसका उल्टा कर दो इधर, उल्टा में आपका क्या हो सकता है, आप बता दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, जो हमको नीड्स है, एंड जो हमारा सरप्लस हो गया, सरप्लस, उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, राइट, इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो अच्छा, इस टाइप के कंट्री के एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल अगर देना चाहे तो अगेन नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इंपोर्ट भी करेंगे यहाँ पे, एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज लिख दो, जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एफडीआई नहीं आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे उसका उल्टा करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफडीआई का भी फ्लो होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी होगा। यहाँ पे आपका बोरोइंग होगा, बोरोइंग एंड लेंडिंग। ठीक है, आप किसी को, किसी दूसरे कंट्री को, जैसे कि हमने मालदीव्स को दिया है, राइट, श्रीलंका को दिया है, हम, है ना, लोन दे भी सकते हैं। और सॉरी, मतलब हमने बोरो ये सब नहीं किया, हम यहाँ पे लैंड किया है। और बोरो किससे करते हैं, है ना, आईएमएफ से करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से करते हैं। तो हम बोरो भी कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का हमारे पास एक्सेस है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, तो हम इसको किस में लाते हैं, ओपन इकोनॉमी के अंदर रखते हैं, इसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी के पास रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कैपिटल फ्लो क्या होगा, मस्त होगा। कैपिटल फ्लो जिस कंट्री का भी है वो दोनों से होगा, राइट। और एक्सचेंज रेट डिपेंड करेगा मार्केट के हिसाब से, फिक्स्ड नहीं होगा इसके जैसा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्कुलर फ्लो वाला, देख लेते हैं थोड़ा सा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम और ये मनी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज होता है, मान के चलिए कोई हाउस होल्ड है और ये कोई कंपनी, अरे यार क्यों पैर पड़ेगा, कोई फर्म्स है। ठीक है, कोई हाउस होल्ड है, कोई फर्म्स, या तो इसको कंपनी भी बोल सकते हो आप लोग। कोई कंपनी है, कोई हाउस होल्ड है और कोई कंपनी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हाउस होल्ड है वो काम करने के लिए आएगा। कहाँ पे आएगा काम करने के लिए, ये आएगा कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, और काम के बदले इसको क्या मिलेगा, या तो इसको यहीं पे लिख दो, काम के, एक सेकंड, काम के बदले इसको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। ठीक है, काम के बदले क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। और इसको ड्रॉ करो ऐसे, एक और आएगा। ठीक है, हाउस होल्ड, यहाँ पे लिखो पहला, ये लिखो दूसरा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाउस होल्ड आया काम करने के लिए फॉर्म में, कंपनी में, कंपनी ने क्या दिया उसको, इनकम, या तो, अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, भेज दिया, राइट। उसके बाद आ, ये हाउस होल्ड जो फर्म्स को गुड्स एंड, पेन बहुत धोखा दे रहा है यार, हाँ, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया, है ना। फर्म में क्या होता है, फर्म में प्रोडक्शन किसका होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस जाएगा किसके पास, हाउस होल्ड के पास जाएगा, राइट। और फिर जो ये ये वाला, ये आप ये इसको लिखना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। और रिटर्न में क्या हो जाएगा उसको, कंज्यूमर वाला, ये खर्चा जो करेगा, एक्सपेंडिचर, पेन धोखा दे रहा है थोड़ा सा यार, वेट करो यार, एक्सपेंडिचर, अगर समझ में नहीं समझेगा फिर से बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये कोई हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड से आया कंपनी में काम करने के लिए, रिटर्न में क्या मिलेगा उसको, वेज और इनकम मिल गया। ठीक है, फिर फिर उसमें क्या हो गया, हाउस, यह जो कंपनी में प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया, ऐसे लिखो इसको, एक इरेजर को थोड़ा लेने दो, कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे एरो को लेकर, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, अभी देखो,
एरो को फिर से डालते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला। अब फॉर्म्स जो देगा ना, ठीक है, ये एरो यहाँ पे चला, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को। और हाउस होल्ड जो है अपना खर्चा करेगा, ठीक है, खर्चा किस में करेगा, ये जो भाई यहाँ पे कंपनी में काम करने आए तो उसको पैसा दिया ना, अब यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस का अगर यूज करोगे, ठीक है, बाय हाउस होल्ड, देन यू हैव टू पे खर्चा। खर्चा किसको, जहाँ जिस प्रोडक्ट का खरीदे हो तो उस कंपनी के पास चला जाएगा खर्चा। यही सिंपल सा बात है, राइट। इतने था, इसमें कुछ नहीं था। और दो तीन चीजें हैं, बता के जल्दी से क्विकली खत्म करते हैं लेक्चर को। तो हमने सर्कुलर फ्लो में क्या देखा, एक हाउस होल्ड था, राइट, यहाँ पे देखो ऐसे एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, ठीक है, बीच में एक मार्केट डालो, ठीक है। मार्केट भी तुरंत दो तरह का होता है, एक मार्केट आपका हो जाता है प्रोडक्ट मार्केट, और दूसरा हो जाता है आपका फैक्टर मार्केट। अरे भाई पेन क्यों रखा गया, फैक्टर मार्केट, ठीक है। तो हाउस होल्ड और फर्म हमने देख लिया। तो हाउस होल्ड का क्या काम रहता है ना, ये जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्यों, क्योंकि जो फर्म द्वारा जब बनाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को तो कंज्यूम करेगा, करेक्ट। एंड हाउस होल्ड दूसरा चीज क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या मैंने आपको बताया, लैंड लेबर, लैंड लेबर कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये हाउस होल्ड का काम है। और फर्म्स का क्या काम है, फर्म्स फर्म्स में क्या, ये इसका मेन काम है, प्राइमरी काम प्रोड्यूस करना। हाउस होल्ड का क्या काम था, कंज्यूम करना। इसका काम क्या, प्रोड्यूस, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे कंज्यूमर्स था, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और आप प्रोडक्ट मार्केट का देख लेते हैं, ये वाला प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब क्या होगा, ये गुड्स एंड सर्विस का जहाँ पे बाय एंड सेल होगा, ठीक है, किसका, गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया, क्या बताया, फैक्टर मार्केट, ये भी लिख लो। फैक्टर मार्केट में क्या होगा कि बाय एंड सेल होगा, किसका, गुड्स एंड सर्विस का नहीं, यहाँ पे होगा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और जिस मार्केट में बेचा जाएगा उसको प्रोडक्ट मार्केट भी बोलते हैं। फैक्टर मार्केट किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई कंपनी XYZ, ठीक है, अब इसको 100 एम्प्लॉय चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या तो परमानेंट बेसिस। तो ये 100 एम्प्लॉय कंपनी को कहाँ से मिलेगा, जो कोई एक वेंडर होगा, ठीक है, वेंडर होगा, वो वेंडर इसको 100 एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा। तो ये 100 एम्प्लॉय जो प्रोवाइड कर रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये हेल्प कर रहा है। और मार्केट क्यों, क्योंकि ये इसको सप्लाई कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, और उसके बदले में इसको क्या मिलेगा, डेफिनेटली इनकम मिलेगा, ठीक। तो ये वेंडर और कंपनी के बीच में जो लेन देन हो रहा है, ठीक है, ये तो इस मार्केट में नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट मार्केट में, राइट। ये यहाँ पे जो भी मार्केट का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्टर मार्केट, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ जो यहीं पे, ठीक है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है ना, हम क्यों करते हैं बताओ।
जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है या तो मनी है, इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट देखो। सर्कुलर फ्लो में होता क्या है ना, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, मनी में आपका इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक। उसके बाद आपका इकोनॉमिक मतलब होल आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे क्या हो रहा है, आपका इकोनॉमिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। और थोड़ा सा चीज बता के मैं खत्म कर देता हूँ। एक नेक्स्ट 11 तक हो गया, राइट। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका एक कॉन्सेप्ट, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। करंट प्राइस, ठीक है, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझो तब समझ में आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एक बेस ईयर का, ठीक है। बेस ईयर, बेस ईयर मतलब एक एज्यूम कर लेते हैं हम कोई सा भी, जैसे कि अभी 11-12 चल रहा है, राइट। तो इसको ना लेते हैं हमें, छोड़ो इसको, हमको क्या, हमको तो कॉन्सेप्ट समझना है, राइट, बेस ईयर क्या होता है। तो मान के चलो, ऐसे समझो, ऐसे क्या समझाऊं मैं आपको एग्जांपल के थ्रू। मान के चलिए कोई कंपनी ने फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कोई कंपनी ने फर्स्ट ईयर में कुछ प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल प्रोड्यूस किया, कितना किया एप्पल, 10,000 एप्पल किया। सेकेंड ईयर ने, है ना, एप्पल उसने बढ़ा दिया प्रोडक्शन। ये ईयर कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर मतलब फॉर एग्जांपल ये 2022 हो सकता है, ये सेकेंड ईयर मतलब 2023 हो सकता है, ये ईयर कुछ भी हो सकता है। मैंने इसलिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर लिखा है, ईयर ना लिख के, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यहाँ पे भी एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे 12,000 एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और कॉस्ट भी लिख देते हैं, और यहीं पे कॉस्ट लिख देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में जो एप्पल का कॉस्ट था ना, यहाँ पे ये आपका मान के चलिए आपका $1 था, ठीक है। और यहाँ पे आपका डॉलर बढ़ के नेक्स्ट ईयर में $1 से बढ़ के हो गया $1.2, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम करंट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, इससे क्या होगा देखते हैं, ठीक है। करंट प्राइस को जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, करंट प्राइस को, तो हमको यहाँ पे बेस ईयर मानना पड़ेगा। रिमेंबर दिस, यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट है बेस ईयर का, ठीक है। मान के चलिए हमने बेस ईयर किसको मान लिया, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर को हमने क्या मान लिया, बेस ईयर, एज्यूम कर लिया कि यही हमारा बेस ईयर, ठीक है। तो जब हम करंट प्राइस निकालेंगे तो हमको बेस ईयर को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर को कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा बताता हूँ। तो हम कैसे निकालेंगे इसका, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस का। तो कांस्टेंट प्राइस का जो कैलकुलेशन होगा, तो हमारा सेकेंड ईयर में कितना ये हो गया प्रोड्यूस, सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस कितना हो गया हमारा 12,000, क्योंकि हम इसी का जीडीपी निकालेंगे, ठीक है, जीडीपी निकालेंगे। तो जब बेस ईयर है तो फर्स्ट ईयर का प्राइस मेरा क्या है, ये $1 था, और सेकेंड ईयर का क्या प्राइस था 1.2। तो हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ 10,000 क्वांटिटी, मतलब इसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्राइस के साथ। और हमने बेस ईयर मान लिया है कौन सा, इसको। तो बेस ईयर का प्राइस मेरा कितना है, तो हमारा टोटल जो जीडीपी हो गया, जीडीपी किसका, सेकेंड ईयर का, तो ये 10,000 इंटू 1 मतलब 10,000 हो गया, किसमें, करंट प्राइस में, किसमें, करंट प्राइस में। होप आपको समझ में आ गया। यही अगर मैं कांस्टेंट प्राइस को, अगर ए पेन कितना दिक्कत दे रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस में अगर हम निकालने की कोशिश करें तो फिर हम बेस ईयर नहीं देखते हैं,
कांस्टेंट में हम बेस ईयर नहीं लेंगे, ठीक है, बेस ईयर नहीं लेंगे। तो हम अगर इस टाइम पे अगर सेकेंड ईयर का जीडीपी निकालने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ पे जैसे सेकेंड ईयर का जीडीपी निकाला तो जीडीपी कितना निकला, 10,000, राइट। और यहाँ पे अगर जीडीपी निकालेंगे तो यहाँ पे भी क्वांटिटी से प्राइस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्वांटिटी सेकेंड ईयर में कितना है, 12,000। अरे अरे एक मिस्टेक यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे भी क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज हुआ है, क्वांटिटी तो हमारा 12,000 ही है, ठीक है। 12,000 इंटू 1 मतलब 12, एक सेकंड इसको भी रेज करो, हाँ ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 12,000 हो गया। क्यों क्यों तो हमारा तो सिर्फ प्राइस का चेंज हो रहा है, राइट। हमारा करंट और कांस्टेंट प्राइस में सिर्फ मतलब क्या चेंज होता है, डिफरेंस होता है बेस ईयर का, ठीक है। बेस ईयर का चेंज होने से मतलब क्या हो गया, आपका प्राइस में चेंज होना, ठीक है। इन्फ्लेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। या तो ये डिफ्लेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इन्फ्लेशन ही लेंगे, मान लीजिए प्राइस बढ़ा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर अभी 2011-12 का बेस ईयर मान लो कि चलो, तो वहाँ पे अगर प्राइस उस टाइम पे एप्पल का रहा होगा 40 रुपये केजी, और अभी 2022 में देखोगे तो डेफिनेटली वो 120 जो इतना भी चल रहा होगा, मान लीजिए 120, तो ये हमारा प्राइस बढ़ा है तो इन्फ्लेशन होगा। बट इन केस अगर जनरली ऐसा नहीं होता, इन केस अगर प्राइस 40 से अगर मेरा 30 हो जाता तो, क्योंकि भाई एक ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों में प्राइस नहीं घटता है ना, बढ़ेगा ही। बट इन केस घट गया तो फिर हम तो सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं बोल सकते ना, उस समय डिफ्लेशन भी होगा, तो हम दोनों को कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी इंटू प्राइस, तो यहाँ पे क्वांटिटी तो सेम ही मतलब सेकेंड ईयर का सेम ही रहेगा, और प्राइस यहाँ पे बेस ईयर अगर हम नहीं लेंगे, तो फर्स्ट ईयर को हमने बेस ईयर माना था, तो सेकेंड ईयर का प्राइस कितना था, $1.2, $1.2, ठीक है। तो अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितना भी आएगा आपका, मान के चलो कुछ 14,000 या जितना भी आएगा, ये आपका हो गया, ये तो 14,000 कुछ आता ही है यार, अगर देखो ये आता है आपका 14,400, ठीक है, 14,400 के आसपास। तो देखिए जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो जो जीडीपी यहाँ पे सेकेंड ईयर में कितना आ गया, तो क्वांटिटी सेम ही है, राइट, क्वांटिटी में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया। एक सेकंड दूसरा पेन ले लेते हैं, हाँ, क्वांटिटी पे हमने कोई छेड़खानी नहीं की, यहाँ 12,000 के 12,000 है फर्स्ट करंट प्राइस में भी, सिर्फ प्राइस का चेंज किया, राइट। यहाँ पे प्राइस 1 लिया और यहाँ पे 1.2, मतलब जो 1 और 1.2 के बीच के जो प्राइस है चेंज हुआ, उसको हम लोग इस केस में क्या हुआ, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई बढ़ गया। तो हमारा जो जीडीपी का डिफरेंस हो गया 14,400 माइनस 12,000, जितना भी है आप देख लेना, राइट। तो ये हमारा जीडीपी निकल के आ गया। क्लियर है, किसका, सेकेंड ईयर का, दोनों केस में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रियल वर्सेस नॉमिनल, तो कल से मतलब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, उसके बाद जीएनपी एनएनपी कैसे निकालते हैं, देन आपका आ जाता है एनएसओ, ठीक है, सीएसओ, फिर मर्जर, सब ये सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। फिर आपका हिस्ट्री क्या है, नेशनल इनकम जो है दादा भाई नेहरूजी से लेके सब देखेंगे हम, ठीक है। दादा भाई नेहरूजी ने कितना दिया था, 20 रुपया पर कैपिटा इनकम बताया था, राइट, 20 रुपया। फिर आपका वी के राव करके तो एक था ना, वी के राव, देन आपका पीसी महानोबोली, सब आप देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप आपको यहाँ तक ये पसंद आ गया होगा। इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम में अपलोड करता हूँ, ठीक है, आप नोट्स देख लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।